नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम दोनों हाजिर है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देखिए, आज का दिन अपने आप में बेहद खास है, बहुत बड़ा दिन है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में हर कवरेज आप देखेंगे टाइम्स ऑन भारत पर, जिसके लिए हमारे चैनल ने खास तैयारी की है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, ड्रोन ग्राफिक्स की बात हो, आपको ग्राफिक्स के जरिए जो बिल्कुल अत्याधुनिक ग्राफिक्स हैं, हर तकनीक के जरिए बिल्कुल साफ, स्पष्ट और सटीक और सबसे तेज नतीजे हम बताने वाले हैं। इसके अलावा भी तमाम देश और दुनिया की खबरें इस बुलेटिन में हम आगे आपके सामने रखेंगे। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में सबसे पहली जो खबर है वही आज की सबसे बड़ी खबर, यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है। सबकी नजर इस पर है। क्या बदल जाएगा 38 साल का रिवाज? क्या बनाएंगे डीके शिव कुमार अपनी सरकार, या फिर बच जाएगी मुंबई सरकार? इस पर रहेगी हमारी खास नजर। देखिए, जितने भी नेताओं के दावे थे वो आपने देख लिए, और जो भी एग्जिट पोल के नतीजे आए वो भी आपने देख सुन लिए। लेकिन आज बारी है असली नतीजों की, यानी कि रिजल्ट की। और 8 बजे ईवीएम खुलेगा, काउंटिंग शुरू होगी, और किस तरीके की तैयारियां काउंटिंग को लेकर के खास तौर पर की गई हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कर्नाटक में एग्जिट पोल के रुझानों और नेताओं के दावों के बीच अब बारी असली रिजल्ट की है। सुबह 8 बजे से ईवीएम खुलेंगे और थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो जाएगा। काउंटिंग के लिए राज्य में 36 केंद्र बनाए गए हैं। दोपहर तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको सबसे तेज और सटीक नतीजे दिखाएंगे। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन जनता दल सेक्युलर भी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। बीजेपी की सत्ता रहेगी या जाएगी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी या जेडीएस से गठबंधन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सीएम बसवराज बोम्मई, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में से किसका जादू चलेगा? बीजेपी को जहां बदलाव की 38 साल पुरानी परंपरा टूटने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वापसी की उम्मीद पाले है। इस बार आम आदमी पार्टी भी कर्नाटक के मैदान में उतरी है। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के करीब दिखाया गया है, लेकिन असली तस्वीर आज साफ होगी। कर्नाटक कांग्रेस के सभी विधायकों को नतीजे से पहले होटल एम्बेसी हिल्टन में रखने की तैयारी है। नतीजों के मुताबिक उन्हें अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस मुख्यालय में सुबह से ही हलचल तेज हो गई है। काउंटिंग को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किला है वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के लिए बात करें तो गेटवे ऑफ साउथ है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक के नतीजे 2024 के लिए काफी ज्यादा अहम है, और प्रचार में भी दोनों पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए तो संजीवनी की तरह ये नतीजे अगर पक्ष में आते हैं तो होने जा रहे हैं। वैसे खुद बीजेपी की तरफ से जो प्रचार की कमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी थी। राहुल और प्रियंका ने भी जबरदस्त मेहनत की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी। ऐसे में देखना होगा कि क्या पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलता है या फिर जेडीएस किंग मेकर के रूप में सामने आती है। कर्नाटक का रिजल्ट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी के प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी थी। पीएम मोदी ने 29 अप्रैल से 7 मई तक प्रचार किया। 31 जिलों में से 19 जिलों में रैलियां और रोड शो किया। पीएम ने 18 रैलियां और 6 रोड शो किए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 21 अप्रैल से 7 मई के बीच 9 दिनों तक प्रचार किया। शाह ने 19 जिलों में से 16 रैली और 20 रोड शो किए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंता समेत दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने जमकर प्रचार किया। जबकि कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान राहुल गांधी ने संभाली। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के अलावा सोनिया गांधी ने भी प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी वुड गेट कंफर्टेबल मेजॉरिटी। The exit poll also tells Congress party would come to power. कांग्रेस वापसी करती है तो उसे 2024 के आम चुनाव से पहले बड़ी संजीवनी मिलेगी। अगर बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब होती है तो साउथ के किले में बीजेपी की पकड़ और मजबूत होगी।
हालांकि कर्नाटक में पिछले 38 साल से सत्ताधारी पार्टी की वापसी नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नतीजों से पहले शुक्रवार को पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार तमिलनाडु में मंदिर में दर्शन करते दिखे। और बड़ी खबर आपको बता दें, 8 बजे से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सबसे तेज और सटीक नतीजे आपको टाइम्स नाउ नवभारत दिखाने वाला है। 224 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे आने वाले हैं। तो सुबह 8 बजे से नवभारत पर सबसे पहले रुझान जो है वो आप देख पाएंगे। हमारे साथ पूरा दिन आप जुड़े रहे। काउंटिंग के लिए राज्य में 36 केंद्र बनाए गए हैं। दोपहर तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है और दोनों के लिए कर्नाटक बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खुद इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा कर्नाटक इलेक्शन में रही है। ऐसे में आज रिजल्ट किसके पक्ष में आते हैं उसका फैसला आज हो जाएगा। कर्नाटक की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी कवरेज आप टाइम्स नाउ भारत पर देखेंगे। तो जनता ने किसके वादों पर, किसके दावों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया है, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए हैं और उसके बाद आज जब ईवीएम खुलेंगी तो नतीजे सामने आएंगे। कई नेताओं की सियासी किस्मत इसमें कैद हो जाएगी और कांग्रेस के लिए अगर पक्ष में ये नतीजे आते हैं तो एक संजीवनी की तरह होगा। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं। पिंकी, वैसे तो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं कांग्रेस के खेमे में उसको लेकर के खुशी की लहर है, लेकिन आज ही ये पता चल पाएगा कि बजरंगबली के मुद्दे ने किस पार्टी को कितना फायदा पहुंचाया है। देखिए, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा जानना कि आखिर बजरंगबली का जो मुद्दा है उस पर जो है किसे कितना फायदा पहुंचा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से मैनिफेस्टो में कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने की बात हुई थी, उसके बाद लगातार जो इस पर राजनीति गरमाई गई और पूरा का पूरा चुनाव जो है इसी के एपिसेंटर में कहीं ना कहीं लड़ा गया। तो आज ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता दिखेगा या फिर कांग्रेस के लिए आएगी खुशखबरी, क्योंकि जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि एक और जहां कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है ये पहला चुनाव होगा जो कि एक लिटमस टेस्ट की तरह साबित होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो एकमात्र दक्षिण का वो किला जिसे बीजेपी जो है लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि नवंबर में इसके बाद तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां पर भी राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गर्माती दिखी है। जब भी हम अगर केसीआर वर्सेस केसीआर की जो पार्टी है टीआरएस वर्सेस बीजेपी की अगर बात करें तो ऐसे में दक्षिण का किला बचाना बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में क्या एक पार्टी जो है वो मेजोरिटी की पार्टी बनकर उभरेगी या फिर कहीं ना कहीं इस पूरे बिल्कुल 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पिंकी, पल पल की अपडेट हम आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, तैयारियां कैसी ये भी आपने बताई। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ हम कर्नाटक इलेक्शंस की भी बात कर रहे हैं, उसके रिजल्ट की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूपी निकाय चुनाव के लेकर के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी सबसे तेज और सटीक आप टाइम्स नाउ भारत पर देखेंगे। कर्नाटक के साथ आज यूपी के निकाय चुनाव का रिजल्ट भी आएगा। निकाय चुनाव की मतगणना भी सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। निकाय चुनाव के साथ रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सुरक्षित सीट पर भी चुनाव हुआ है, जिसके रिजल्ट पर सभी की नजरें हैं। उमेश पाल हत्याकांड और अतीक मुख्तार पर एक्शन के बाद निकाय चुनाव योगी सरकार की लोकप्रियता का पहला रेफरेंडम है। सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। 2024 की तैयारियों को लेकर भी बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। निकाय चुनाव में 17 महापौर और 1401 पार्षदों के लिए 2 चरण में मतदान हुआ। 19 पार्षद निर्विरोध चुने गए। इसके अलावा नगर पालिका परिषदों के 198 अध्यक्षों और 5260 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ है। नगर पंचायतों के 542 अध्यक्षों और 7104 सदस्यों के भाग्य का फैसला भी आज होगा। उत्तर प्रदेश की शहरी निकाय के चुनाव में भी व्यापक सफलता मिलेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा पूरा भरोसा। रिजल्ट से पहले ही समाजवादी पार्टी को साजिश का डर सताने लगा है। एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा है कि बीजेपी काउंटिंग में साजिश करने जा रही है। काउंटिंग को लेकर सभी जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संख्या में पुलिस बल गस्टेड ऑफिसर की सुपरविजन में लगाया गया है। इसके साथ साथ हमें पीएसी और बीएसएफ की जो कंपनी प्राप्त हुई है उसको भी संवेदनशील स्थानों पर पोस्ट किया गया है। जहां जहां पर ये मतगणना होनी है उसके आसपास जो कस्बे हैं, कस्बे के जो मेन पॉइंट हैं वहां पर भी पिकेट बैरियर की चेकिंग लगाई गई है। काउंटिंग सेंटर्स के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।
प्रशासन ने साफ किया है कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजे भी सभी पार्टियों के लिए साख की बात है और ऐसे में नजर इस पर भी रहेगी पूरा दिन। टाइम्स ऑफ नवभारत आपको सबसे तेज जितने भी रुझान और नतीजे आएंगे यूपी निकाय चुनाव के वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 760 नगर निकायों के नतीजे आज वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग सेंटर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 75 जिलों में 75 रिपोर्टर्स की महा कवरेज आज हम आपको दिन भर दिखाएंगे। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर के क्या अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत आप तक पहुंचाएगा। तो जी हाँ, सिर्फ कर्नाटक इलेक्शन नहीं बल्कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर के भी पल पल की अपडेट आप हमारे चैनल में देख सकेंगे। आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मनीष यादव जुड़ चुके हैं। मनीष, आज का दिन अपने आप में काफी अहम है। यूपी का निकाय चुनाव जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। देखिए, बिल्कुल अहम इस वजह से और हो जाता है कि शहरी मतदाता का रुख क्या है, कौन शहरी मतदाताओं के दिल में जगह बना पाता है, किसकी कितनी हिस्सेदारी रह पाती है, ये आज तय हो जाएगा। क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में शहरी मतदाताओं का मिजाज क्या है वो भांपने में राजनीतिक दलों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। लेकिन नतीजे बताएंगे कि कौन कितनी जगह बना पाया। तो 760 नगर निकाय हैं, जिसमें से 17 नगर निगम बहुत अहम है। पिछली दफा बीएसपी ने 2 नगर निगम पर कब्जा किया था, 2 नगर निगम जीते थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने मेहनत की है, कांग्रेस ने मेहनत की है, बीएसपी भी मैदान में दिखाई दी है और बीजेपी ने लगातार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से अपने कैबिनेट मंत्रियों को उतारा है, बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लिया है। तो ऐसे में आज सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी बहुत इंतजाम किए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि नतीजों के बाद छिटपुट हिंसा की वारदातें होती रहती हैं। तो ऐसे में इस बार विजय जुलूस को एकदम प्रतिबंधित किया गया है। जो मतदान केंद्र है वहां पर भी पीएसी से लेकर आरएएफ को डिप्लॉय किया गया है। लखनऊ सहित जितने नगर निगम है, खासतौर पर अयोध्या नगर निगम है, बिल्कुल सही बरेली कह है, रहे हैं आप। और मुरादाबाद है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरा दमखम झोंक रखा था। सबसे ज्यादा उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित इस पूरे निकाय चुनाव के लिए किया है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे और यूपी निकाय चुनाव के नतीजे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हमारे देते रहेंगे। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि 8 बजे से जब नतीजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो टाइम्स ऑफ नवभारत आपको बिल्कुल सटीक और सबसे पहले नतीजे बताएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। जी हाँ, 8 बजे वो पटना पहुंचने वाले हैं। उनका खास कार्यक्रम रखा गया है। तैयारियां क्या कुछ की गई हैं वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सियासी घमासान के बीच बाबा बागेश्वर आज पटना पहुंच रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुबह 8 बजे पटना पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। एयरपोर्ट से बाबा होटल पनाश जाएंगे और दोपहर 3 बजे कथा स्थल तरेत पाली मठ पहुंचेंगे, जहां पहले से मौजूद लाखों भक्त उनका स्वागत करेंगे। क्या सुनकर आई आप लोग? कुछ वही अर्जी लगाए हैं, बाबा के कथा सुने हैं। अच्छा। कुछ मन्नत लेके आए हैं। आज ही से आप लोग यहाँ पे हैं? जी, आज इतना उत्साह। जी, अभी यहीं रहिएगा 5 दिन तक? हाँ, यहीं रहेंगे। रहना खाना सब यहीं होगा? पटना से सटे नौबतपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सज गया है। यहाँ 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल लगाया गया है, जिसमें रोज करीब 2 लाख लोग बाबा का प्रवचन सुनेंगे। दरबार में आने वाले लोगों के लिए 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था की गई है। भंडारे में हर रोज 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनेगा। 1 लाख आदमी का रोज सुबह से शाम तक भोजन होगा। और ये जो पंडाल बना है, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है इसमें? इसमें करीब 2.5-3 लाख लोग बैठेंगे। जी। रोज कितने लोग आ रहे हैं? रोज 2 लाख 3 लाख। दिव्य दरबार के दिन तो 10 लाख से ऊपर आदमी आएगा। बिल्कुल। तो व्यवस्था भी देख पा रहे होंगे आप किस तरह से किया गया है। क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि युवा है आप लोग, लगे हुए हैं, दिन रात आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। व्यवस्था तो सारी तरीके से तैयारी की गई है। देखिए कि पंडाल एक तो नॉर्मल सीधा जो पंडाल है, इसके अगल बगल भी 2 पंडाल हैं। कार्यक्रम स्थल पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ लोग अपनी अर्जी के लिए कलश और नारियल रख रहे हैं। बाबा बागेश्वर के स्वागत में पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है। हर चौक चौराहे पर उनके पोस्टर दिख रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों कुछ शरारती तत्वों ने रात में एक पोस्टर फाड़ दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी जगह नया पोस्टर लगाया गया है। तो बाबा के दिव्य दरबार को लेकर के जो भक्त हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं। 5 दिन तक पटना में बाबा बागेश्वर का ये कार्यक्रम चलने वाला है। वो अलग बात है कि बाबा को लेकर के सियासत
काफी हो रही है, काफी दिनों से भी हो रही है दीपिका, क्योंकि लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने बाबा को पहले भी धमकाया था। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया था और सबके बीच कड़े सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो कैसी है प्रशासन की तैयारी और क्या है धमकी को लेकर अपडेट, इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर बाबा को लेकर बिहार में सियासत भी चरम पर है। तेज प्रताप यादव ने पिछले दिनों धमकी दी थी कि अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया तो उन्हें बिहार में नहीं घुसने देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी नेता खुलकर बाबा का स्वागत कर रहे हैं। सनातन संस्कृति का जो संगम होने जा रहा है, हनुमंत की जो कथा होने जा रहा है, श्री राम का जो कथा हो रहा है, मैं वहां स्वागत में जाऊंगा और कथा का श्रवण करूंगा। देखते हैं कौन माय का लाल आकर के उस कार्यक्रम को बंद कर देता है। विरोध और धमकी के मद्देनजर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय खुद सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। शहर में 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कार्यक्रम स्थल पर 3 लेयर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट भी तैनात होंगे। सुरक्षा के और विधि व्यवस्था के जो भी उपाय हैं, आयोजकों को गाइडेंस देना, आयोजकों की टीम बनाना, आयोजकों के साथ लाइजन करना, आयोजकों के अलावा अपनी पुलिस बल की व्यवस्था करना, ये सारा काम जिला प्रशासन की टीम करती है और उसमें जो स्थानीय लेवल के पदाधिकारी हैं वो आकलन करते हैं। बिना पास के किसी को भी बाबा के कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। कार्यक्रम स्थल पर 10 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। आतंकी धमकी को देखते हुए पुलिस और ज्यादा अलर्ट पर है। तो पटना में क्या विवाद होता है ये देखना होगा, लेकिन विवाद की बात है तो सबसे ज्यादा विवाद आजकल द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर चल रहा है और अब ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। जी हाँ, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसको लेकर के शुक्रवार को सुनवाई भी हुई थी द केरला स्टोरी को लेकर के। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देखा, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, वो आपको सुनाते हैं। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद जारी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने फिल्म पर बैन लगा रखा है, जिसके खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तमिलनाडु और बंगाल सरकार ने कोर्ट में सुरक्षा का हवाला दिया और कहा कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूवी देखने आने वालों और सिनेमा हॉल की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया कि जब पूरे देश में मूवी शांति से दिखाई जा रही है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? क्या बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? फिल्म खराब या अच्छी हो सकती है। देश के कई हिस्सों में जनसांख्यिकी आंकड़े बंगाल जैसे ही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग फिल्म नहीं देखना चाहते तो ये उनके ऊपर है, लेकिन फिल्म पर रोक क्यों लगाई? दूसरी तरफ यूपी, एमपी और हरियाणा सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म द केरला स्टोरी देखी। सीएम ने कहा कि लव जिहाद मानवता के खिलाफ अघोषित आतंकवाद का एजेंडा है। फिल्म लव जिहाद के प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करती है। सभ्य समाज को इस विकृति के प्रति जागरूक होना होगा। योगी ने फिल्म की पूरी टीम को सराहनीय और साहसिक प्रयास के लिए बधाई दी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सीएम योगी की केरला स्टोरी देखने पर तंज कसा और कहा कि माननीय यूपी की कहानी देखें तो प्रदेश का कुछ उद्धार हो जाए। कोई फिल्म देखे या फिर ना देखे, ये पूरी तरह से जनता पर निर्भर करता है कि उनके मन में क्या है। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से हर बार विवादों को हवा देना, ये कहां तक जायज है? और इसी से तो इनकी राजनीति चलती है दीपिका। अब अडानी और हिंडनबर्ग के मुद्दे को ही देख लो, जिस पर जो सियासी भूचाल था वो हमने कितना देखा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जबरदस्त घमासान इसमें देखने को मिला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच के आदेश दिए थे। अब इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस मामले को लेकर, इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अडानी हिंडनबर्ग केस पर सुनवाई हुई। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए और 6 महीने का समय मांगा, लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 महीने का समय सही नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी को जांच के लिए 3 महीने का विस्तार दिया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। 8 मई को कमेटी ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
एक्सपर्ट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और इस वजह से मैटर को मंडे के लिए रखा गया है। नाउ सुप्रीम कोर्ट विल से दैट एक्सपर्ट कमेटी की क्या फाइंडिंग्स हैं और एप्लीकेशन पे भी ऑर्डर दिया जाएगा। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां 80% ओवर वैल्यूड हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि ग्रुप हेरफेर करके शेयरों के दाम बढ़ाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देश की राजनीति में जमकर भूचाल मचा था। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों के मूल्यों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो तमाम बड़ी खबरें हम आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। अब की बार कर्नाटक में किसकी सरकार? थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे तेज नतीजे। 36 काउंटिंग सेंटर से 50 रिपोर्टर देंगे हर बड़ी अपडेट। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के भी आ जाएंगे नतीजे। सियासत के बीच आज सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा के स्वागत की भव्य तैयारी। सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर पटना पुलिस। पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने की तैयारी। मंत्रियों ने आपातकाल लगाने की सिफारिश की। शहबाज कैबिनेट की मीटिंग में इमरजेंसी को लेकर कानून के जानकारों के साथ चर्चा। दिल्ली के कपूरथला हाउस में आज राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की सगाई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई राजनीतिक और बॉलीवुड हस्तियां होंगी शामिल। इन एसोसिएशन विद MDH सुपर हिंग, शुद्धता का असली तड़का। तो ये थी इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। जो करेंगे एक और अहम खबर का, जिसमें पाकिस्तान से ये खबर है, इमरान खान को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली। जी हाँ, हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें बेल तो मिल गई है और पाकिस्तान में जितने भी उनके समर्थक थे, उनके इमरान खान के चाहने वाले थे, उन्होंने इमरान खान का भव्य स्वागत भी किया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने इस रिहाई का विरोध किया है और साथ ही बड़ी प्रोटेस्ट का ऐलान भी कर दिया। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच इमरान खान को आखिरकार शुक्रवार देर रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर लाया गया। वो पिछले गेट से बाहर आए और भारी सुरक्षा के बीच लाहौर स्थित अपने घर रवाना हो गए। इससे पहले लगातार फायरिंग के चलते इमरान खान को कई घंटों तक हाई कोर्ट में ही रुकना पड़ा। इमरान खान को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी थी। उन्हें सोमवार तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्हें सभी मामलों में जमानत मिल गई है और उन्हें 17 मई तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए इमरान ने मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कुरैतुलैन शराजी इंडिपेंडेंट से कहा यह जा रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से अनलाइक अदर पॉलिटिकल लीडर्स आपको रिलीफ दिया गया। सो आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें रिलीफ? मैं हाई कोर्ट पे बैठा हूँ, मेरे पास कोई उनके पास एक जवाब नहीं था मुझे पकड़ने का। मुझे एबडक्ट किया गया है और जाके वहां फिर पहली दफा मुझे वारंट दिखाई जाता है जब मुझे जेल में ले जाते हैं। ये तो जंगल के कानून में होता है और फौज एबडक्ट कर लेती है। यानी किधर गई पुलिस, किधर गया कानून? यहाँ तो एक जंगल का कानून है, बल्कि ऐसे लग रहा है जिस तरह के यहाँ तो एक मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया। और आपको सोचे 40 लोग, मुझे तो मैं जब कल अदालत में पहुंचा मुझे पहली दफा पता चला कि 40 लोग बेचारे इसमें जान खो बैठे। मुझे तो यही भी नहीं पता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत इमरान खान को दी गई है, जिसके बाद वो रिहा होकर के अपने घर लाहौर पहुंच गए हैं। लेकिन सत्ता संघर्ष इतना जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर कि आशंका है कि कभी भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। जी हाँ, लाहौर से जब इमरान खान रवाना हो रहे थे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि इस्लामाबाद में 4 घंटे तक उन्हें बंधक बना के रखा और इस्लामाबाद में अभी भी हालात बेहद तनावपूर्ण है। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पहले इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर पूरे देश में हिंसा, आगजनी और प्रदर्शन ने हालात को बद से बदतर कर दिया है।
पूरा पाकिस्तान बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। खबर है कि पाकिस्तान में बिगड़ते हालात के चलते इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कैबिनेट ने देश में इमरजेंसी लगाए जाने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि इमरान को जमानत मिलने के बाद पाकिस्तान में हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दरअसल शुक्रवार को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद से इमरजेंसी की अटकलें लग रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही सत्ता से बाहर हों, लेकिन उनके समर्थकों ने पाक सरकार की नाक में दम कर रखा है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हुए प्रदर्शनों में उनकी ताकत दिखाई है। जब अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, जिस मुल्क के अंदर कानून की हैसियत ही खत्म हो गई है, तो अवाम को पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। एक तरफ उग्र इमरान समर्थक हैं, तो वहीं दूसरी ओर सेना और सरकार। ऐसे में आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए संकट भरे हो सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं बुलेटिन में ऑपरेशन शीश महल की। जी हाँ, टाइम्स नाउ ऑफ भारत के खुलासे के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं और जिस शाही अंदाज की जिंदगी वो जी रहे हैं उसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। जी हाँ, राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने अब एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को भी जरा अपने शीश महल के दर्शन तो करवा दीजिए। ऑपरेशन शीश महल को लेकर तमाम खुलासों के बावजूद सीएम केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। आम आदमी होने का दावा करने वाले केजरीवाल की शाही जिंदगी को लेकर अब बीजेपी हमलावर है कि केवल गरीब लोगों को 200 यूनिट बिजली और बहनों को बसों में फ्री घुमाकर उनको मूंगफली खिला रहे हो, और आप शीश महल बनाकर खुलजा सिमसिम ताली बजाकर पर्दे खोलोगे। आपको कोविड ना खा जाए, एयरपोर्ट की तरह दरवाजों में हाथ नहीं लगाओगे, आपकी परछाई से दरवाजे खुलेंगे। आप ये भी तो बताते, आपने 4 कमरे की कोठी लेने की बात कही थी, 25 कमरे का बंगला नहीं है। ये बीजेपी वाले, टाइम्स नाउ वाले झूठ बोल रहे हैं। ये मोदी साहब एलजी की शय पर बोल रहे हैं। एक बार तो बोलते केजरीवाल साहब। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर देखने का मौका दिए जाने की गुजारिश की है। नव भारत पर हुए ताबड़तोड़ खुलासों से पूरी आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। विपक्षी दलों पर आए दिन बड़े खुलासे करने वाले केजरीवाल की चुप्पी अब उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। नतीजा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी किसी तरह का बचाव नहीं कर पा रही। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर दिल्ली के सीएम ऑपरेशन शीश महल पर अब तक चुप क्यों हैं? खंडन क्यों नहीं कर रहे? कोई सफाई क्यों नहीं दे रहे? तो ऑपरेशन शीश महल के तहत जो तमाम बड़े खुलासे हुए, अरविंद केजरीवाल उस पर कुछ नहीं कह रहे और कहेंगे भी क्या? जवाब भी नहीं उनके पास, आम आदमी पार्टी के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। इस बीच वाराणसी के ज्ञानवापी केस को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। जी हाँ, वो फैसला ये है कि अब शिवलिंग नुमा आकृति की साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है, जिसको लेकर के ये क्या खुलासा होगा और मुस्लिम पक्ष का इस फैसले पर क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग नुमा आकृति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है। साइंटिफिक सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना है। कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे का आदेश जारी किया गया है। साइंटिफिक सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि बरामद हुई शिवलिंग नुमा आकृति कितनी पुरानी है। एएसआई ने 52 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें एएसआई ने कहा है कि उनके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं कि बिना शिवलिंग को डैमेज किए हुए, डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना उसका पार्टिकल लिए हुए, उसके प्रकृति, उसका नेचर, उसकी एज, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, ये सब पता लगाई जा सकती है। और एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के 17 अक्टूबर के ऑर्डर को आज निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने असंतोष जाहिर किया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हम उसको फव्वारा कहते आ रहे हैं, कहते रहेंगे, कहते हैं, कहते रहेंगे, और वो था, है और रहेगा, क्योंकि हमने खुद उसको चलते हुए देखा। आज हमने उस आदमी को भी बुलाया था जिसने उसकी रिपेयरिंग की। उसने बताया कि ये
बरियो चूने का बना हुआ है और नीचे से पाइप लगा हुआ है। हिंदू पक्ष ने इस फैसले को करोड़ों सनातनी हिंदुओं की जीत बताया है। शिवलिंग के ही अवशेष है और साथ में जो वहाँ पे मलबा है और जो दीवार है वो सब हटाई जाएगी, जो है अर्धा भी मिलेगा और बहुत से तथ्य मिलेंगे जिससे पता चल जाएगा कि वहाँ पे मंदिर था और वो शिवलिंग है। तो खुशी तो बहुत ज्यादा हम लोग को इस बात की है कि एक कदम हम लोग आगे बढ़ गए हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिला दें, कर्नाटक का किंग कौन होगा, इस पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देखेंगे टाइम्स नाउ नव भारत पर। सुबह 8 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू हो, जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, हम सबसे जल्दी सबसे सटीक और स्पष्ट नतीजे आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा हमें यहाँ पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। मुंबई से खबर ये है कि एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। जी हाँ, सीबीआई ने शुक्रवार को उनके घर पर छापेमारी भी की थी। समीर वानखेड़े पर आरोप क्या है, क्यों अचानक से उन पर ये गाज गिरी है, दिखाते हैं आपको। एनसीबी के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने मुंबई में शुक्रवार को समीर वानखेड़े के घर छापेमारी की। सीबीआई की छापेमारी बेहिसाब संपत्ति के मामले में थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की रिहाई के लिए समीर वानखेड़े ने उनके पिता और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं समीर के एक साथी ने इस मामले में कथित तौर पर 50 लाख रुपए लिए थे। इसी मामले में सीबीआई ने समीर सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुंबई, दिल्ली, रांची, कानपुर, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी समेत कुल 29 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से फर्जीवाड़ा करके गलत तरीके से रेड करना, बेगुनाह लोगों से फिरौती करना, करप्शन के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए की वसूली करना, ये काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर हो रहा था और इसका प्रमुख सूत्रधार समीर वानखेड़े थे। ये आरोप नवाब मलिक ने किया था और आज जब सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया है तो नवाब मलिक जी ने जिस प्रकार के आरोप किए थे वो पूरी तरह से सत्य है, यह अब साबित हो चुका है। समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज में रेव पार्टी की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की थी। इस दौरान आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद आर्यन 26 दिन तक पुलिस की कस्टडी में रहे। इस दौरान उन्हें आर्थर रोड जेल भी भेजा गया था। आर्यन के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया था। इस मामले के एक आरोपी को छोड़कर अन्य सभी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। तो काफी गंभीर आरोप यहाँ पर समीर वानखेड़े पर लगा है कि शाहरुख खान से उन्होंने 25 करोड़ रुपए मांगे थे। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे क्या तैयारी है राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई को लेकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आज एक और बड़ी खबर है जिस पर नजर रहेगी। सियासत और बॉलीवुड का संगम होने जा रहा है। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा आज सगाई करने वाले हैं। कौन कौन इनवाइटेड है, क्या खास तैयारी की गई है, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा की आज सगाई होने जा रही है। दिल्ली का कपूरथला हाउस सगाई समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। राघव चड्ढा पवन सचदेव की डिजाइन की हुई अचकन और परिणीति चोपड़ा मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ड्रेस में नजर आएंगी। सगाई सेरेमनी के लिए 150 मेहमानों को न्योता दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत राजनीति और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इस सेरेमनी में शामिल होंगी। सगाई समारोह शाम तकरीबन 5 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुखमनी साहिब के पाठ से होगी। इसके बाद अरदास होगी और फिर सगाई सेरेमनी की शुरुआत होगी। सगाई कार्यक्रम के बाद मेहमानों के लिए डिनर का इंतजाम किया गया है। हाल ही में राघव और परिणीति को मुंबई में डिनर डेट पर स्पॉट किया गया था। इस दौरान शादी के बारे में पूछे जाने पर दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। खबरों की माने तो दोनों इस साल अक्टूबर तक शादी कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल फिट इंडिया की सुपरहिट बुलेटिन में इतना। लेकिन सुबह 8 बजे से सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएगा टाइम्स नाउ भारत। तो आज पूरा दिन बने रहिए हमारे साथ।